हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं 21 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर से अपना दिन। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के, इसलिए पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, ये कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करी गई है जिसका नाम है एनरॉल 85। तो एनरॉल 85 मिसाइल अभी हाल ही में स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च करी गई है। अब देखिए स्पाई सैटेलाइट क्यों बनाई है स्पेस एक्स ने। जाहिर सी बात है क्योंकि स्पेस एक्स क्योंकि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने स्पाई सैटेलाइट इसलिए बनाई है क्योंकि यूएस एयरफोर्स के द्वारा 2 साल पहले इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 3 स्पाई सैटेलाइट बनाने का, और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था $297 मिलियन में। इसकी वजह से ये पहली ऐसी सैटेलाइट है 3 में से जो कि अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने बना दी है एंड यूएस एयरफोर्स को ये सौंप दी है। ये सैटेलाइट डिफेंस डेटा पास करेगी, और एक तरीके से आप बोल सकते हो जो भी वाइटल डेटा होगा, या फिर आप बोल सकते हो इनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं सीनियर, जिनको इंटेलिजेंस डेटा की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल का, वो सारी चीज़ें ये इनको प्रोवाइड करके देगी। स्पेस एक्स की स्थापना साल 2002 में करी गई थी। ये ऑर्गेनाइजेशन एलोन मस्क की है, और ये जो स्लोगन है इसका एनरॉल 85 का, ये स्लोगन है इसका एल्टीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। मतलब कहने का यहाँ पर ये है, यहाँ पर इसकी रेंज की बात नहीं हो रही है। ये जो सैटेलाइट है ये जानी जाएगी इसके इंटेलिजेंस डेटा के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा अभी हाल ही में सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड जीत लिया गया है। तो इस बार साल 2022 का सेलेंट मॉडल बैंक अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको? इंडस इंड बैंक को। किसको? इंडस इंड बैंक। और ये सम्मान इंडस इंड बैंक को इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने बैंकिंग के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का बेहतर यूज किया हुआ है। अब देखिए आज की डेट में बैंकों को लगातार आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन दी जा रही है कि हर बैंक ऑनलाइन पेमेंट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे, ऑनलाइन कैश विड्रॉल्स को प्रमोट करें, डिपॉजिट को प्रमोट करें, ये सारी चीज़ें बैंक प्रमोट करें, और इसके अलावा रोबोटिक टेक्नोलॉजी का सहारा ले। जैसे आप लोग भी बैंक में अगर जाते होगे तो वहाँ देखते होगे कि पहले जितना पैसा डायरेक्टली जमा होता था अब उतना मैनुअली नहीं होता है जमा, ज़्यादातर पैसा मशीनों से जमा होता है जितना भी छोटा अमाउंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बैंकिंग में टेक्नोलॉजी का यूज़ लगातार बढ़ाती चली जा रही हैं। इंडस इंड बैंक को इसी वजह से इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंडस इंड की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके चेयरपर्सन है सुमंत खतपालिया। क्या नाम है? सुमंत खतपालिया। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा शहर है जहां पर भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम इनॉग्रेट किया गया है। देखिए पहले तो आप यह समझ लो कि पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम है क्या। रूफटॉप सिस्टम का मतलब यह है कि एक ऐसा स्टैंड जिसके अंडर में आप बैठ सकते हो, मतलब इसके नीचे आप बैठ सकते हो, सारी फैसिलिटीज ले सकते हो, और साथ में जो रूफ है ये पूरे दिन सूर्य की रोशनी से चार्ज होता रहेगा, और शाम को जब अंधेरा हो जाएगा तो उस टाइम पर आप इसकी बिजली को यूज कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई रूफटॉप की। अब पोर्टेबल की अगर बात करी जाए तो खास बात यह है कि आप इसको इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर उठा के ले जा सकते हो, कैरी कर सकते हो। इसकी खास बात यह है कि इसका वजन भी इतना लाइट है कि इसको एक ही व्यक्ति के द्वारा इंस्टॉल किया जा सकता है, मतलब अकेला बंदा भी है तो वो उसे इंस्टॉल कर सकता है। अब देखिए इसके यूजेस क्या होंगे। इसका यूज आप कई जगह पर कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने अपना रेस्टोरेंट खोला लॉन वगैरह में, तो आपको लॉन में अगर 10 टेबल डालनी है तो आप इस तरीके के रूफटॉप लगा दीजिए, 10 सबके नीचे टेबल डाल दीजिए। पूरे दिन ये चार्ज होते रहेंगे और रात को आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपका रेस्टोरेंट बीच साइड पे है तो आप वहां पर भी इसका यूज कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि आप ट्रैवलर हो तो भी आप इसको अपनी गाड़ी में कैरी कर सकते हो, और कैरी करके आपने कहीं पे कैंपेनिंग वगैरह करनी है तो आप वहां पर भी इसका यूज कर सकते हो। मतलब बहुत सारे इसके यूज हैं जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है तो ना ही आपको बैटरी ले जानी पड़ेगी, ना ही आपको वायर कनेक्शन की जरूरत है, किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। तो इसका उद्घाटन भारत में पहली बार किया है गुजरात के गांधीनगर में, और ये कहां पर किया गया है? गांधीनगर के अंदर स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। ये इसकी खास बात है। और एक साथ यहाँ पर 10 फोटोवोल्टेक पोर्ट सिस्टम लगाए गए हैं, और इनकी जो लाइफ है ये लाइफ है 25 से 30 साल, ये आराम से चलते हैं। ये इनकी खास बात है, और ये हर तरीके के क्लाइमेट के लिए आपको आरामदायक रहेंगे।
किसी भी क्लाइमेट में आप इसका यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य या यूटी है जिसके द्वारा अभी हाल ही में ई लाइब्रेरी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है ई किताब कोश। तो इसको लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा, और जम्मू कश्मीर के अंदर इसको अरुण कुमार मेहता के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि जेएनके के इस टाइम पे चीफ सेक्रेटरी हैं, मतलब मुख्य सचिव हैं। अब ये जो ई लाइब्रेरी इनिशिएटिव है जिसका नाम ई किताब कोश रखा गया है, ये एक तरीके से ऑनलाइन लाइब्रेरी पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो यहाँ पर ऑनलाइन पुस्तकें पढ़ सकता है। तो एक तरीके से शिक्षा की ओर एक नया कदम है जम्मू कश्मीर के अंदर। और यहाँ पे इस टाइम पे गवर्नर कौन है? ये है मनोज सिन्हा। आसाम में हिमांता बिस्वा शर्मा की सरकार है, पंजाब में भगवंत मान की सरकार है, केरल में पिनाराय विजयन है, और गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है। ये जो ई लाइब्रेरी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, इसका जो लिंक है, या आप बोल सकते हो इसका जो पोर्टल है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसका डोमेन है elibrary.jk.gov.in। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जहां पर अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई, जिसका नाम है नेट पॉलरेक्स 8। यहां पर नेट पॉलरेक्स का मतलब है नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। आपको नाम से ही समझ आ रहा है, इस एक्सरसाइज का मेन मोटो था कि किस तरीके से हम अपने कोस्टल एरिया को, अपने समुद्री किनारों को साफ करें और पॉल्यूटेड बिल्कुल भी ना होने दें। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी हाल ही में गोवा में एक्सरसाइज संपन्न करी है। ये इसका 8वां संस्करण आयोजित किया गया। 2 दिन तक ये एक्सरसाइज चली है, और ये गोवा के अंदर मरमुगांव हार्बर में चली है एक्सरसाइज। इसकी खास बात यह थी कि टोटल अगर बात करी जाए तो 22 देशों की 50 एजेंसीज ने इसमें हिस्सा लिया, और इसके अलावा 2 कोस्ट गार्ड शिप्स भी यहाँ पर आए थे एक्सरसाइज में हिस्सा लेने। एक तो श्रीलंका का कोस्ट गार्ड शिप आया और दूसरा बांग्लादेश का आया। आपको याद होगा, इस साल के शुरुआत में जनवरी के महीने में इंडियन कोस्ट गार्ड के नए चीफ भी अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम क्या है? ये हैं वीएस पठानिया। क्या नाम है? वीएस पठानिया। इन्होंने के नटराजन को सक्सीड किया था। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है जहां पर इथॉस डिजिटल के द्वारा पहला आईटी ट्रेनिंग और सर्विस सेंटर इनॉग्रेट किया गया है? इथॉस डिजिटल एक अमेरिकी कंपनी है जो कि वीआर सेटअप्स बनाते हैं, मतलब वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस बनाते हैं। आज की डेट में आप वीडियो गेम देखिए या फिर मूवीज देखिए, हर जगह पर वीआर का जमाना है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी ऐसी मूवीज आती हैं जो कि 3D में आती हैं, तो उस पर आप वर्चुअल रियलिटी बॉक्स का यूज किया जाता है ना, या आप बोल सकते हो वीआर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है ना। तो इथॉस डिजिटल भारत के अंदर वीआर के ऊपर आईटी ट्रेनिंग और सर्विस देने के लिए पहला सेंटर खोल चुके हैं लेह के अंदर। कहां पर? लेह में। अगला क्वेश्चन है, और बाय द वे आपको बता दूं, इसका जो उद्घाटन है ये लद्दाख के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनका नाम है एसएस खानदेरे। क्या नाम है? एसएस खानदेरे। इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है बिमल कोठारी। कौन है ये? बिमल कोठारी बने हैं नए चेयरपर्सन, और इन्होंने सक्सीड किया है जीतू बेदा को। जीतू बेदा इनसे पहले थे, वो अभी रिटायर हो गए हैं। अगर इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन की बात करी जाए तो ये वही संस्था है, एक तरीके से आप बोल सकते हो ये भारत की एक एपेक्स बॉडी संस्था है जो कि रिस्पॉन्सिबल है भारत से चाहे किसी भी तरीके की फसल हो उसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए। ज़्यादातर बात होती है एक्सपोर्ट की, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हम लोग हर तरीके की फसल उगा लेते हैं, हम फसलें एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस चाइनीज़ लैंग्वेज डे कौन से दिन मनाया गया? अगर हिंदी में बोले तो चीनी भाषा दिवस आप बोल सकते हो। कौन से दिन मनाया गया? ये दिवस मनाया गया कल के दिन, 20 अप्रैल को ये दिवस मनाया गया। ये इसलिए मनाया जाता है कि जो चाइनीज़ लैंग्वेज है इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं ये वर्ड्स 5000 साल पुराने हैं। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो 5000 साल पुराने ये वर्ड्स हैं। इनकी उत्पत्ति, इस लैंग्वेज की उत्पत्ति 5000 साल पहले हो चुकी है। इस वजह से यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस लैंग्वेज को रिकॉग्निशन भी है और हर साल 20 अप्रैल को चाइनीज़ लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। यहीं पर एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूं। कभी भी आपसे पूछा जाए कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो ये है मंदारिन भाषा। कौन सी? मंदारिन। और मंदारिन चाइना की लोकल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आईएमएफ, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ के द्वारा 2023 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना प्रेडिक्ट किया गया है? तो आईएमएफ ने 2023 के लिए
8.2% का प्रेडिक्शन दिया है। जनवरी के महीने में आईएमएफ ने 9% का प्रेडिक्शन दिया था, लेकिन मार्केट में स्लो डाउन चल रहा है, इस वजह से इसको घटाकर 8.2% अब आईएमएफ ने कर दिया है। यहाँ पर मैंने लिस्ट भी डाल दी है। इस लिस्ट में आप देख सकते हो 2023 के लिए आप लोगों के लिए सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि सर मुझे एक ही जगह पर बता दो कि 2023 के लिए कौन सी एजेंसी ने कितना प्रेडिक्शन दिया है। तो यहाँ पर आप देख लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मैंने टेलीग्राम पर कल भी आपको शेयर कर दिया था, वहां से भी आप देख सकते हो कि 2023 के लिए वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, फिच, इंडिया रेटिंग, मॉर्गन स्टैनले, सिटी ग्रुप, आईसीआरए और आरबीआई, इन सब ने कितना कितना प्रेडिक्शन दिया है। पहले इन सब लोगों ने जितना भी प्रेडिक्शन दिया था उससे घटाकर अब प्रेडिक्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। बाय द वे, आईएमएफ की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और आईएमएफ की प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टलिना जॉर्जेवा। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन और आपको याद दिलाता हूं। करीब मैंने 4 महीने पहले आपको एक क्वेश्चन कराया था कि अभी हाल ही में आईएमएफ में पहली बार डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे किसको अपॉइंट किया गया है। तो ये भारतीय मूल की हैं गीता गोपीनाथ। क्या नाम है? गीता गोपीनाथ। और अभी हाल ही में आईएमएफ के नए चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बनाए गए थे? तो इनका नाम है पियरे ओलिवियर। क्या नाम है? पियरे ओलिवियर। इन्होंने ही गीता गोपीनाथ को सक्सीड किया है और गीता गोपीनाथ अब बन गई हैं डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। अगला क्वेश्चन भी रेटिंग से ही है। वर्ल्ड बैंक ने 2022 के कैलेंडर ईयर के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी प्रिडिक्ट करी है? अब केवल भारत की बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है पूरे वर्ल्ड की। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रिडिक्शन दिया है वर्ल्ड बैंक ने 3.2% का। इन्होंने भी इसको घटा लिया है। पहले जनवरी के महीने में 4.1% का प्रिडिक्शन दिया था, अब इसको घटाकर 3.2% कर दिया है। ध्यान रखिए, कैलेंडर ईयर का मतलब होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। और जब आपसे पूछा जाए फाइनेंशियल ईयर तो आप समझ जाइए बात हो रही है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की। तो फिलहाल यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा कैलेंडर ईयर 2022 का प्रेडिक्शन 3.2% है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है और प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। कौन है? डेविड मलपास। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो है, जो इंश्योरेंस स्कीम है, ये इंश्योरेंस स्कीम भारत सरकार ने चलाई है उन वर्कर्स के लिए जो कि फ्रंट लाइन में कोविड पेशेंट्स की सेवा करते हैं, चाहे फिर वो किसी भी हॉस्पिटल के डॉक्टर हों, नर्सेज हों, जर्नलिस्ट हों, कोई भी हो। हर वो व्यक्ति जो कि फ्रंट एंड पे, फ्रंट लाइन में कोविड के दौरान काम कर रहे हैं, उन सभी को कोविड के दौरान इंश्योरेंस स्कीम सरकार देती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत। तो इसको अगले 6 महीने के लिए मतलब 180 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके तहत भारत सरकार 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर देती है। अगला क्वेश्चन है, हु विल हेड द एक्सपर्ट कमेटी फॉर दिल्ली देहरादून कॉरिडोर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नई कमेटी का गठन किया गया है एक्सपर्ट्स की, जो कि लुक ओवर करेंगे दिल्ली से लेकर देहरादून तक का जो एक्सप्रेसवे कॉरिडोर बनाया जा रहा है इसके लिए। तो इसके हेड कौन बनाए गए हैं? इसके हेड बनाए गए हैं चंद्र प्रकाश गोयल। कौन है? चंद्र प्रकाश गोयल। अब यहाँ पर कुछ चीज़ समझ लीजिए। पहले तो मैंने आपको करीब 2 महीने पहले इस एक्सप्रेसवे के बारे में बताया था कि केंद्र सरकार एक दिल्ली से लेकर देहरादून तक का कॉरिडोर एक्सप्रेसवे बना रही है। ये एक्सप्रेसवे बन जाने से दिल्ली से देहरादून की जो यात्रा है उसमें सीधे सीधे 2.5 घंटे की कमी आ जाएगी। मतलब आप 2.5 घंटे तेज पहुंचोगे दिल्ली से देहरादून तक। अब ये जो बनाया जा रहा है इतना बड़ा एक्सप्रेसवे, खास बात यह है कि ये कई सारे गांवों से और फॉरेस्ट से होकर गुजरेगा। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे बड़ा इस टाइम पर चैलेंज है कि हम लोग नेचर को ना हार्म होने दें। नेचर जितने भी जगह से वे ये निकलेगा उतनी जगह पर प्रॉपर प्लांटेशन भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि पहले एनजीटी के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी इसके ऊपर। एनजीटी का मतलब है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसके चेयरपर्सन है आदर्श कुमार गोयल। एनजीटी ने जो कमेटी बनाई थी, ये कमेटी थी 12 सदस्यों की, लेकिन इसके ऊपर एक अगेंस्ट अपील खारिज करी गई और इस अपील के तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एनजीटी की जो ये 12 सदस्यों की कमेटी थी, इनके जो हेड थे इस टाइम पे ये थे सुखबीर सिंह सांधू। तो सुखबीर सिंह सांधू की जगह पर जो नए हेड बनाए गए हैं ये हैं चंद्र प्रकाश गोयल। और साथ में इन 12 सदस्यों की जो कमेटी है उसमें 2 सदस्यों को और ऐड किया है, जिनमें से एक हैं जिनका नाम है अनिल प्रकाश जोशी। क्या नाम है? अनिल प्रकाश जोशी। और दूसरे हैं विजय दसमाना।
तो ये 2 लोग ऐड किए गए हैं। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो एनजीटी के पहले 12 सदस्यों की कमेटी थी, जिसमें से अब सुखबीर सिंह सांधू नहीं है, इनकी जगह पर चंद्र प्रकाश गोयल अपॉइंट किए गए हैं और 2 सदस्य ऐड कर दिए गए हैं। तो टोटल 13 मेंबर अभी हो गए हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी हैज रिलीज्ड इट्स एजुकेशन सॉन्ग इरादा कर लिया है हमने। यह कौन सी राज्य सरकार या यूटी सरकार है जिसके द्वारा पहली बार एक शिक्षा संगीत लॉन्च किया गया है, या शिक्षा गीत आप बोल सकते हो लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है इरादा कर लिया है हमने। यह लॉन्च किया गया है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा। इसी के साथ दिल्ली दुनिया का पहला ऐसा शहर और यूटी बन गई है जिसने एजुकेशन के लिए कोई सॉन्ग लॉन्च किया हो। इस सॉन्ग को गाया गया है शान और स्नेहा शंकर के द्वारा, और इसको लिखा गया है आलोक श्रीवास्तव के द्वारा। ध्यान रखिएगा, पिछले साल 2021 में दिल्ली सरकार के द्वारा 2 अकेडमी की स्थापना करी गई है। एक तो तमिल अकेडमी की स्थापना करी गई है और दूसरी यहाँ पर कोंकण अकेडमी की स्थापना करी गई है। तो अगर आप कोंकणी और तमिल सीखना चाहते हो तो आप दिल्ली की इन दोनों अकेडमी से 2-2 साल के लैंग्वेज कोर्सेज कर सकते हो। और आप सभी ध्यान रखिए, जो क्लासेस नहीं हो पा रही थी 2 दिन से, अब आज से वो सारी क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं, चाहे वो प्लस की क्लास हो चाहे स्पेशल क्लास हो। तो आज है 21 तारीख, आज शाम को 5 बजे की स्पेशल क्लास में मिलना मत भूलिएगा, जहां पर मैं आपके आने वाले CHSL एग्जाम के लिए 2021 के करंट अफेयर रिवाइज करा रहा हूं। तो शाम को 5 बजे की इस क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके एनरोल कर लीजिएगा। और अनलॉक कोड है वरुण 777, आप ये कोड डालेंगे तो आपकी क्लास खुल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक रशियन वेसल है, तो ये जो रशियन वेसल है इसका नाम है मॉस्कवा। ये अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में भी था, करीब 1 हफ्ते से न्यूज़ में चल रहा है। तो जो मॉस्कवा है ये डूब गया क्योंकि इसमें नेपच्यून मिसाइल की स्ट्राइक हुई है। तो ये कौन से देश की मिसाइल है जिसने मॉस्कवा को हिट किया है? तो मॉस्कवा को हिट करने वाली ये मिसाइल है किसकी? यूक्रेन की। अभी देखिए क्या हुआ, ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है। 1 हफ्ते पहले मॉस्कवा के डूबने की खबर आई, जिसको रशियन गवर्नमेंट ने खारिज कर दिया था पहले तो, लेकिन उसके बाद इनको मानना पड़ा क्योंकि फिर ट्रेसेस मिले तो पता लगा कि नेपच्यून मिसाइल से इसको हिट किया गया है। और नेपच्यून मिसाइल यूज़ कौन कर रहा है? यूक्रेन यूज़ कर रहा है। और ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि पूरे दुनिया में रशिया से इस टाइम पे वॉर किसका चल रहा है। ऑफ कोर्स यूक्रेन से। रशिया में इस टाइम पे व्लादिमीर पुतिन की सरकार है। एंड बाय द वे आपको बता दूं, ये रशिया का सबसे बड़ा पेट्रोल वेसल भी था। पहले ये पेट्रोल वेसल के पर्पज़ से यूज़ किया जाता था, लेकिन आज की डेट में डिफेंस वेसल के पर्पज़ से भी यूज़ किया जा रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई आम बात नहीं है मॉस्कवा का डूबना। ये अपने आप में कहीं ना कहीं यूक्रेन के लिए अब आगे ज़्यादा घातक हो सकता है। एक क्वेश्चन और याद आ रहा है जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। 2021 में पिछले ही साल ईरान का ये कौन सा वेसल है जो कि सबसे बड़ा वेसल था और ये भी डूब गया था? इसका नाम है आइरिस खर्ग। क्या नाम है? आइरिस खर्ग। तो ये पिछले साल डूबा था कहाँ पर? ये स्ट्रेट ऑफ हरमोज में डूबा था। अगला क्वेश्चन है, अभी 14 अप्रैल को आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कीम के कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई है? तो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कीम लॉन्च करी गई थी कब? इसको लॉन्च किया गया था साल 2018 में। इस बार इसकी 4थी एनिवर्सरी मनाई गई है। आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्कीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसलिए लॉन्च करी गई थी कि जगह जगह पर वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे, इसलिए कि ये मॉनिटर और कंट्रोल करेंगे कि हर जगह पर रीजन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज लोगों को आयुष्मान भारत स्कीम का फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपको बता दूं, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत हर एक फैमिली को जो कि गरीबी रेखा के नीचे है, उनको साल में 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। आज का आपसे क्वेश्चन ये है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो हर साल आयुष्मान भारत दिवस कौन से दिन मनाया जाता है। ऑप्शन देता हूँ, 30 अप्रैल, 29 अप्रैल, 28 अप्रैल या फिर 27 अप्रैल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और 24 अप्रैल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली 24 अप्रैल को दोपहर में 12 बजे SSC कॉम्बैट टेस्ट होने जा रहा है, जिसमें 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने होंगे। ये टेस्ट देना मत भूलिएगा। इस टेस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस टेस्ट में अगर आपकी टॉप 3000 तक भी रैंक आती है तो आपको स्कॉलरशिप, अमेजॉन वाउचर 5000 तक के, और साथ में कई सारे और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जीतने का मौका मिल सकता है। तो अन अकेडमी में हर महीने कॉम्बैट टेस्ट होता है। इस बार का कॉम्बैट टेस्ट देना मत भूलिएगा। इस टेस्ट में खुद को एनरोल करने के लिए आपका कोड है वरुण 777। ये कोड डालिएगा, आपका टेस्ट खुल जाएगा। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।